पद्यांश का डर अपने मन से खत्म कर दो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पवन दूतिका के सभी इंपॉर्टेंट पद्यांश की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो को 3 से 4 मिनट तक पहले देखिए, आपको एक एक बात एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में ना आए तो बताना। तो देखिए, पवन दूतिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारे सामने यहां पर पवन दूतिका का एक पद्यांश जो है आया है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो पवन दूतिका नामक पाठ से ही मतलब कि पद्यांश है उसी का? तो देखिए, इसमें आपको चूंकि राधा के विरह व्यथा पर ये मतलब कि पद्यांश बनाया गया है, तो यहाँ पर बिछुड़ने जैसा कुछ बात कहा जाएगा। और बिछुड़ने जैसा बात किससे कहा जाएगा? पवन से, यानी हवा से कहा जाएगा। तो हवा क्या करेगा? उस संदेश को ले जाएगा। यहाँ ऐसा लगेगा पूरे पद्यांश में कोई कुछ लेकर जा रहा है संदेश जैसा, और बिछड़ने वाली बात कही जा रही है। अगर ऐसा इसमें आपको पद्यांश में देखने को मिल जाता है, समझ लो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पवन दूतिका, और लेखक का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। अच्छा, पहले एक बार हम इस पद्यांश को पूरा पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से, और ना भेजा संदेशा। तो देखिए, यहां कृष्ण के लिए जो है राधा जी बोल रही हैं। अब आगे देखो, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। अब रोने की बात आ रही है, विरह की बात यानी अलग होने की बात आ रही, जाहिर सी बात है उसी पाठ से होगा। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जाके किससे कह रही है राधा? पवन दूतिका से कह रही है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। ठीक, तो ये आगे मतलब राधा जी बोल रही हैं। आगे लिखा है, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो मेरा भी दुख लह वहां जाना विश्राम लेना। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा पद्यांश दिया गया है। पहला प्रश्न ही होगा किसी भी पद्यांश का, उपर्युक्त पद्यांश और शीर्षक, और उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको लिखने के लिए मैंने तरीका पहले भी बताया है, और आज फिर से बता दे रहा हूं। शुरुआत के 2-3 शब्द पहले लिख लीजिए, जैसे मेरे प्यारे नौ जलद, फिर लास्ट का 2-3 शब्द लिख दीजिए, या ना विश्राम लेना या फिर विश्राम लेना, मैंने लिख दिया। फिर आप पहले प्रश्न का उत्तर में क्या लिखेंगे? शीर्षक पवन दूतिका, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। क्या नाम है कवि का? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यानी 2 रेखांकित अंश हैं, एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है। दोनों की व्याख्या बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे, बस आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक, ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे नौ जलद से, पहली बात तो जब भी आप व्याख्या करें उसमें थोड़ा सा शब्द अपने से लिखें, यानी किस संदर्भ में व्याख्या हमको करना है ये आपको पता होना चाहिए, तो और मजा आएगा और अच्छे समझ में आएगा। तो ये राधा पवन दूतिका से ये संदेश भेज रही है, तो इसको पहले बताओ कि राधा पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं। पहले इतना लिखो, ध्यान से सुनो, तब यहां का आप शामिल करो। राधा पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से, यानी नए मेघों, नौ जलद मतलब जलद माने जल से भरा हुआ, नौ माने नया, तो जल से भरा हुआ क्या होता? मेघ, मेघ माने बादल। तो नए मेघों जैसी शोभा से युक्त, और यहां कमाल लिखा है, कमल होना चाहिए, कमल के समान, यानी कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले। तो नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे, यानी मेरे प्रिय श्री कृष्ण के बारे में बोल रही हैं। मथुरा चले गए हैं, जाके ना आए मधुबन से, मतलब मधुबन मतलब मथुरा चले गए हैं। तो मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। देखो लिखा है ना, जाके ना आए मधुबन से, अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। लिखा है ना, और ना ही भेजा संदेशा। तो मथुरा चले गए हैं और वहां से वापस नहीं आए, और मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। तो देखो, आपने पहले वाले रेखांकित अंश की व्याख्या बड़े अच्छे समझ लिया। ठीक, ऐसे ही अब दूसरे वाले का अगर ना समझ में आए तो बताना। ठीक, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने यहां पर लगा दिया है। अब हम इसकी, ये जो आपका द्वितीय रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको समझाएंगे। यहां पर ऊपर लिखा है, एक एक बात जो है आप देखते चलिए। अगर आपको बात ना समझ में आए तो बताना, मजा आ जाएगा, बस ध्यान से देखते चलिए।
आगे क्या लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू। राधिका पवन दूतिका से कहती है, ये बात तो आपको लिखना ही होगा। हे पवन दूत के, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन तज तू, मेरा घर त्याग कर तू, अलप आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। कितना मजा आ रहा है देखो, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, मतलब ज्यों ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी। आगे, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंजे मिलेंगी, मतलब दिखाई देंगी। तो ये द्वितीय रेखांकी कंस की क्या हो गई, व्याख्या। आई होप कि बच्चों मजा आ रहा होगा आपको ये देखकर और समझ भी आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, तीसरा प्रश्न अगर हम देखें, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। अब बताइए, अगर इतना आपने पढ़ लिया बार बार पवन दूतिका, और अभी तक आपको यही नहीं मालूम कि राधा किसके द्वारा जो है संदेशा भिजवा रही हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हो यार। पवन दूतिका के द्वारा भिजवा रही हैं। उत्तर देख लो ना, यहाँ पे लिखा है कि राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। अच्छा, आगे है अगला प्रश्न कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। अब बताइए, ऊपरा वाला क्या बता रहा था, मेरे प्यारे नव जलद, यानी नए मेघों जैसी शोभायुक्त और कमल के समान नेत्र वाली शोभा उनकी है। उत्तर में क्या लिखा गया देखते हैं, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं ना, नए मेघों के समान जो है शोभा से युक्त, और नेत्र जो है कमल के समान है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बताइए, कितना सरल है इस चीज़ को डिफाइन करना। अगला, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब जाहिर सी बात है भैया, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि मैं रो रो के विरह प्रिय मतलब विरह से बावली हो रही हूँ। बावली मतलब पागल हो रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट 3 उत्तर हैं, पहले 3 प्रश्न देखते हैं। संदेश प्रेषिका राधा ने, संदेश प्रेषिका मतलब जो भेजेगा संदेश, राधा ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए। अरे भैया इतना सरल है, मैं बार बार बोलता हूँ, किसके लिए प्रयोग करेंगे, कृष्ण के लिए। उत्तर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, श्री कृष्ण के लिए। मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा, भैया श्री कृष्ण ने कोई संदेशा नहीं भेजा। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ क्या है, बावली माने पागल और अल्प का मतलब थोड़ा। तो देखिए, बावली का पागल और अल्प का क्या हो जाएगा, थोड़ा। तो आई होप कि ये वाला जो आपका था अब मजा आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, मजा ना आ जाए तो बताइए। फिर अब हम दूसरा पवन दूतिका पार्ट से जो है दूसरा आपको दिखा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आपका तैयार होगा। देखिए, पहला कराने के बाद दूसरा और मजा आएगा, क्योंकि पहले आपको समझ में आया। पहले पढ़ेंगे, देखिए जब तक पढ़ लेते हैं मजा आ जाता है, पद्यांश पढ़ने से ही समझ में आएगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की महलाएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे पसर उसकी कलंतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि तो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। तो इस तरह से ये आपका है। नाम तो आपको पता ही होगा, पाठ का नाम, और पहला प्रश्न यही होगा कि प्रयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक जो है पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकी कंस की व्याख्या करना है, तो देखो रेखांकी कंस यहाँ से यहाँ तक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मजा ना आए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बेकार है पढ़ना और पढ़ाना। क्या लिखा है, ये बोलेगा ना हे पवन, यहाँ पर आप लिखिएगा हे पवन या हे पवन दूतिके। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, यानी लज्जाशीला जो जिसमें थोड़ी लाज लज्जा होती है, उस टाइप की महिला अगर तुम्हें महिला पथिक कहीं रास्ते में दृष्टि आए मतलब नजर आए, ये इसका पहला मतलब पहले वाले ये जो यहाँ तक लिखा है इसका अर्थ हो गया। तो क्या लिखा है, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े, वही लज्जाशीला मतलब पथिक महिला, लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े
तो होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को, मतलब तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं। लिखा है ना, होने देना विकृत वसना, यानी विकृत हो जाए उसके वस्त्र, तो ना तू सुंदरी को, मतलब ऐसा होने मत देना तुम। तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र जो है उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर जो है उखड़ जाए। ठीक, यहां तक समझ में आया। उसके बाद लिखा है जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, मतलब आगे लिखा है यदि वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। अच्छा, अब आगे लिखा है होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो आगे लिखा है कि उसके सूखे होठ और मुरझुराया हुआ कमल सदृश मुख जो है प्रफुल्लित हो उठे, तुम ऐसा करना। ठीक, आगे लिखा है हे पवन, अब खेत की बात कर रहा है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कृषक ललना यानी जो किसान स्त्री होती है। तो आगे लिखा है यहाँ पर यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट दूर करना। लिखा है ना, धीरे धीरे प्रसर उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। ठीक, तो इस तरह से ये प्रथम रेखांकी कंस की क्या हो गई, व्याख्या हो गई, जो कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया है, समझ में जरूर आया बच्चों, ध्यान दो। आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की कि पवन दूतिका जो है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। तो भैया राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती हैं। देखिए राधा कितना बढ़िया सोच रही है यहाँ पर। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है, कृषक ललना शब्द में समास पूछ रहा है। तो कृषक ललना शब्द में समास जो है तत्पुरुष समास है, ध्यान दीजिए। एक प्रश्न मैंने ऊपर छोड़ दिया, पहले उसको देखेंगे। ये राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने के लिए कहा। तो जाहिर सी बात है जो है कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को जो है राधा ने किससे कहा है, पवन दूतिका से कहा है। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। भैया कृषक ललना जो है वो किसान स्त्री होती है और भूतांगना मतलब केवल स्त्री होती है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है कि नायिका पवन से लज्जाशिला महिला के प्रति कैसा आचरण करने को अपनाती है। जो अभी आपने वहाँ पर लिखा सेम यहीं पर यहाँ पर उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग लिखा है कि नायिका पवन से कहती हैं, यानी राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन दूत के, यदि तुझे मार्ग में लज्जाशिला स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यदि वह थोड़ी सी थकी प्रतीत हो तो उसको गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। ऐसे तो मैंने अभी बताया, उसके होठों और मुख की मलिनता को मिटा देना। अतः नायिका पवन से जो है लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह युक्त आचरण अपनाने को कहती है। तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख दीजिए, माना जाएगा बच्चा। अगला, उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो ये देखिए प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय के एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास। उसी प्रिय प्रवास का ये जो है छोटा सा पार्ट है, क्या, पवन दूत का। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा ये भी समझ में आया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।